चलिए शुरू करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। बीमीय सूत्र जब लास्ट में जो टेबल है उसको मैं करवाऊंगा। कुछ पार्ट मैंने समझाया था और कुछ पार्ट जो है बता दूंगा, जैसे क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होता है। इतना सवाल पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित है हर एग्जाम में। रेलवे, एनटीपीसी जो भी है, जिनका स्पेशली बीपीएससी है वो तो पक्का याद कर लेंगे, लेकिन सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बकवास खत्म, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है क्या? 1000 मीटर। जैसे ही 1 किलोमीटर की दूरी की बात होगा उसका मतलब क्या है? 1000 मीटर है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान रखना है कि न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधी नियमों की व्याख्या किया है? तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे? प्रिंसिपिया में करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन ने किए हैं, उस बुक का नाम बताइए। तो उस बुक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा? प्रिंसिपिया बताएंगे, प्रिंसिपिया में। ये हो गए। दूसरा, आप इस चीज को देखिए, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व का नियम किसको कहते हैं? न्यूटन को ही। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप समझ गए। जैसे पूछे कि समय के साथ वेग परिवर्तन का दर क्या कहलाएगा? बता सकते हैं क्या कहलाता है? त्वरण कहलाएगा। जैसे ही वेग में अगर कोई परिवर्तन हो समय के साथ, ठीक है, समय के साथ मतलब टाइम के साथ अगर वेग में परिवर्तन दिखेगा तो हम उसे कहेंगे त्वरण। त्वरण टिक लगा के आ जाइएगा। अगर पूछ दे बल और समय, या बल एवं समय रहे या बल और समय रहे, उसका गुणनफल अगर बोल दे तो आप बताइएगा आवेग। आप समझ गए, सुनते जाइएगा, सिर्फ याद हो जाएगा। अब मान लीजिए रॉकेट है। रॉकेट को आप देखिए, उड़ान करता है, आप जानते हैं। तो रॉकेट का उड़ान जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हम अच्छे से जानते हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे आधारित होता है। क्या? रॉकेट का उड़ान अगर जब भी देखिएगा ना तो देखिएगा कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ही काम करेगा। तो आप अच्छे से पढ़ें। अब संवेग की बात करें तो संवेग परिवर्तन को कहते क्या है पता है? जैसे ही संवेग में परिवर्तन अगर आपको दिखे तो आवेग कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? आवेग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जड़त्व अघूर्णन का समीकरण क्या है? तो देखिए, जैसे ही जड़त्व अघूर्णन की बात हो तो उसका अगर समीकरण पूछे तो बताइएगा I बराबर mr² बताइएगा, ठीक है। घातांक 2 हो जाते हैं तो mr2 हो जाता है, ऐसे याद करेंगे। अब जैसे आप पढ़िए जड़त्व का अघूर्णन का समीकरण, उसी तरह पढ़िए कोणीय वेग का समीकरण। वेग के समीकरण की बात करेगा तो ये जो आपको W जैसा है इसको कोणीय वेग का गति कहा जाता है, मतलब कोणीय गति कहा जाता है इसे। और बराबर क्या होता है? थीटा बटा टी होता है। तो याद रखिए W बराबर थीटा बटा टी होता है, टी याद रखेंगे। W जैसा इंडिकेट किया जाता है। तो कोणीय वेग का समीकरण पूछे तो W जैसा इंडिकेट करिएगा, थीटा बटा टी लिख दीजिएगा। इसे पता है W को क्या बोला जाता है? W को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बता सकते हैं? तो W को हम अच्छे से बताते हैं कोणीय गति, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हो गया। और आगे चल के हम बताएंगे कि L क्या होता है, M क्या होता है, T क्या होता है, ठीक है। ये सब जो बीमीय सूत्र आप पढ़े हैं वो सब का मतलब मैं बताऊंगा, जो कि शुरू में मैंने नहीं बताया है, लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि आप सिर्फ वेट करिएगा। अब देखिए, बात करते हैं कोणीय वेग एवं जड़त्व अघूर्णन के गुणनफल को कहते क्या है? कोणीय संवेग कहेंगे। जैसे ही कोणीय वेग का बात हो या जड़त्व अघूर्णन की बात हो, उन दोनों के बीच के गुणनफल को क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कोणीय संवेग कहेंगे। समझ गए? तो जड़त्व और कोणीय वेग की बात करें और दोनों के बीच के गुणनफल को हम कहेंगे कोणीय वेग। बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद कर लीजिए। अब इस चीज को देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ान काल जो होते हैं, उड़न ऐसे बोला जाता है, उड़न काल। तो उड़न काल का सूत्र क्या होता है पता है? 2u sin थीटा बटा g होता है। g से ग्रेविटी का सेंस इंडिकेट करते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही 2 याद रखिएगा, 2u sin थीटा बटा g इंडिकेट किया जाता है, तो किसका है बता सकते हैं? तो उड़ान काल का है। उड़न काल भी बोला जाता है, उड़ान काल भी बोला जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अब थोड़े से जानते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो बल की परिभाषा अच्छे से जानते हैं। अब न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी जाना जाता है। या जड़त्व के नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम कहते हैं, ये भी पूछता है। अब बल की परिभाषा देता है, ये भी जान गए। जड़त्व का संख्यात्मक अगर पूछे, संख्यात्मक पूछे, मान कितना होता है? तो द्रव्यमान होता है। तो जैसे ही पूछेगा कि जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या है तो इसे हम बोलेंगे द्रव्यमान,
क्या है मान? द्रव्यमान, याद रखेंगे। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? संवेग दुगना हो जाएगा। जैसे ही कोई वस्तु है आपके पास, मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर उसका वेग आपको दुगना करना है तो जैसे ही दुगना करिएगा ना तो संवेग साथ में दुगना हो जाता है। वेग को दुगना करिए, संवेग हो जाएगा। समझ गए? भूलिएगा नहीं। अब देखिए, एक जेट इंजन आप देख लीजिए किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो जेट इंजन हो या रॉकेट हो, संवेग संरक्षण पे ही करता है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, रैखिक संवेग संरक्षण पे करता है। और हम पढ़े थे संवेग संरक्षण जो कि रॉकेट करता है। तो वही है, जेट इंजन कहिए किस सिद्धांत पे काम करेगा? तो रैखिक संवेग संरक्षण हो या संवेग संरक्षण हो, सिद्धांत पे काम करता ही है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण की बात करें, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया है? तो न्यूटन ने ही दिया है, अच्छे से जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की अगर बात करें तो हम बताएंगे न्यूटन ने। न्यूटन के गति के तीसरे नियमानुसार अगर देखा जाए, न्यूटन का अगर जो गति आप पढ़े हैं, प्रथम तो आप पढ़ लिए, तीसरे की बात हो रही है, दूसरा हम बाद में बताएंगे। आगे जो क्वेश्चन है उसका डिटेल करते हैं। तो तीसरे नियमानुसार अगर देखा जाए तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। आप जानते हैं न्यूटन प्रथम, न्यूटन तृतीय, ज़्यादा पूछता है। द्वितीय का उतना सवाल नहीं पूछता है जितना प्रथम और तृतीय का पूछता है, ठीक है। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियमानुसार अगर आपसे पूछे तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समझ गए? उल्टा काम होता है ना, तीसरा में उल्टा ही होता है। आप दीजिएगा तो वो भी ढक लेगा, ये हो गया। चलिएगा, अब देखिए, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तीसरे नियम पे ही तो काम करता है, जो कि आप पढ़े थे। अब मान लीजिए रॉकेट ऊपर जाता है तो नीचे सबसे पहले जमीन को ढकेलता है, जमीन की ओर जो है प्रेशर देता है, तभी तो ऊपर जाता है। अच्छा है, तो रॉकेट समझ गए, तृतीय नियम। आज के बाद भूलिएगा मत, तीसरा नियम है न्यूटन का, रॉकेट काम करता है जो। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लग जाता है। अब मान लीजिए कोई बस में आप बैठे हैं, एकाएक ब्रेक लग जाए, ठीक है, लगने से बस की सवारी जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। मान लीजिए हम बस पे बैठे हैं, अब ब्रेक अगर ड्राइवर अचानक लगाता है तो आगे की ओर तो झुकते ही 100%, आप अच्छे से जानते हैं। यह जो है किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम का जो है पालन करता है, जड़त्व का पालन करता है। ये आप जान लीजिए, जड़त्व के नियम का पालन करता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, हो सकता है न्यूटन की जगह पे जड़त्व दे दे तो आप करना है, लेकिन हम बताएंगे बाद में जड़त्व के बारे में। बस इतना ध्यान रखिए, न्यूटन का प्रथम नियम कहलाएगा। अब ठीक है, समझ गया, सिंपल। अगर ब्रेक मारेगा तो नॉर्मल है कि ड्राइवर अगर ब्रेक मारेगा तो हम आगे की ओर झुक जाएंगे ही। तो न्यूटन प्रथम नियम का, तीसरा नियम मत लगाइएगा, तीसरा नियम है रॉकेट का लगाइएगा, ठीक है। अब चलिए, किसी वस्तु के स्थिर अथवा सरल रेखा में समरूप गति से गतिशील अवस्था में परिवर्तन के गुण को कहते क्या? जड़त्व। अब लीजिए, अब मान लीजिए आप स्थिर से चल रहा है ड्राइवर, जो आप ऊपर पढ़े न्यूटन का प्रथम नियम, वही तो इसमें भी बोल रहा है, बस थोड़ा सा फर्क है। अब थोड़ा सा भी नहीं, सेम ही है, जोड़ के देखिए। इसमें क्या बोल रहा है? स्थिर अथवा सरल रेखा के समरूप गति में गतिशील हो रहा है, उस अवस्था में है, अचानक जो है बोल रहा है कि परिवर्तन के गुण आ जाते हैं, तो कहलाएंगे क्या? जड़ तो कहलाएंगे। तो नॉर्मल है कि अगर आप मान लीजिए गाड़ी से जा रहे हैं तो स्थिर जा रहा है, अचानक ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, वही तो है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व की बात भी वही बोलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, याद रखेंगे। ये नहीं कि कुछ और समझे, बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि याद हो जाए, मुझे याद करवाना है। चलिए, एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा? चाल अचर एवं वेग चर होता है, ठीक है। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा? चाल अचर होंगे एवं वेग चर होता है। इस चीज को बढ़िया से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार सवाल बना है ये। देखिए, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जो है तय कर सके? तो हम बताएंगे 45 डिग्री। अब देखिए, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई तय कर सकेंगे? तो 90 डिग्री। कितना कर सकेंगे? 90 डिग्री। ये समझ गए आप। देखिए, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों की समान दूरी तय करती है तो औसत चाल क्या होगा? तो 2v1 v2 होते हैं, बटा कितना होता है? v1 प्लस v2 होता है। देखिए, ऊपर है कि 2 इंटू v1 v2 होंगे, बटा क्या होगा? v1 प्लस v2 होगा। ये होता है समान दूरी तय करती है, उसका औसत चाल। समझ गए? चलिए,
अभी जस्ट आप क्या पढ़े, 2 इंटू V1 V2 बटा V1 प्लस V2 क्या पढ़े थे, वो पढ़े थे समान दूरी तय करती है उसकी औसत चाल, चालों के समान दूरी तय करती है उसका सूत्र आप याद करें, ठीक है, उसकी औसत चाल याद रखिए। अब इसमें क्या है कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है, समान समय एकदम समझिए बराबर समय, दूरी की बात नहीं हो रही, समय समान समय तक चलती है, उसका औसत चाल अगर पूछे तो आप याद रखिएगा V1 प्लस V2 बटा 2 याद रखिएगा। अभी आप जस्ट पढ़े, क्या पढ़े कि जब मान लीजिए चालों का समय दूरी पूछेगा, क्या पूछेगा, ये समान चाल है, ठीक है, समय चालों का जो है समान समय तक चलती है तो वो उसका औसत अगर पूछे तो V1 प्लस V2 बटा 2 लगाइएगा। लेकिन अगर इसी में समय दूरी बोल देता, क्या बोलता है, दूरी, जो कि हम पढ़े हैं अभी, समय दूरी, ठीक है, तो समय दूरी जो पूछेगा उसमें जो था अभी हम क्या पढ़े थे, 2 इंटू V1 प्लस V2 बटा क्या पढ़ेंगे, V1 प्लस V2 पढ़ेंगे, ये था सूत्र। तो जैसे ही दूरी लगेगा तो दूरी तय करने की बात करेगा तो उसका ये वाला सूत्र हो जाएगा। अगर जैसे ही समान समय तय करने की बात होगी, विभिन्न, अगर विभिन्न वस्तु का भिन्न भिन्न अगर चालों की बात करें और समान समय की बात करें तो ये वाला औसत चाल लगा दिएगा V1 प्लस V2 बटा 2। समझे, समझाने की मैंने कोशिश किया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए घर्षण गुणांक के लिए समीकरण है, तो जैसे ही घर्षण गुणांक के समीकरण की बात करेगा तो एक बात याद रखिएगा, इसे बोलते हैं, पता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं माइक्रो। ये जो इंडिकेशन, जो संकेत आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं माइक्रो, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं यू जैसा, इसे बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। और ये माइक्रो बराबर होता है F बटा आर होता है, क्या होता है, F बटा आर होता है। इतना चीज को देखिए, आप ये पढ़ लिए, घर्षण गुणांक पढ़ लिए, समीकरण पढ़ लिए कि माइक्रो बराबर F बटा आर होता है, बराबर होता है, ठीक है, ये आप पढ़ लिए। अब इस चीज को देखिए, घर्षण गुणांक पूछ रहा है, देखिए घर्षण गुणांक का समीकरण पूछा, आप याद कर लिए। अब घर्षण गुणांक का मात्रक आपसे पूछ रहा है तो इसका मात्रक नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे दे दे ऑप्शन, मान लीजिए ऑप्शन दे दे एनटीपीसी, तो आप याद रखिएगा कि घर्षण गुणांक अगर दे दे तो आप याद रखिएगा इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हाँ, इसका समीकरण होता है जो कि हम अभी बता चुके हैं कि माइक्रो बराबर F बटा आर होता है। चलिए आगे सवाल है कि सबसे बड़ा घर्षण बल कौन सा है, या घर्षण बल किसे कहते हैं, तो चरम घर्षण बल है। तो सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे बड़ा घर्षण बल पूछे तो चरम घर्षण बल बताएंगे, ये जान गए। आपसे पूछेगा कि दलदलीय सड़कों पर फिसलने का कारण क्या है, तो घर्षण की कमी। अब मान लीजिए दलदलीय जो सड़क है, मान लीजिए एकदम दलदल सड़क है, उसमें अगर फिसल रहे हैं या चिकने जगह पे, तो घर्षण की कमी के कारण हम लोग स्लिप करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए न्यूटन के प्रथम तृतीय हम पढ़ लिए, द्वितीय के भी बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या प्राप्त होता है, तो बल की माप ही सिर्फ प्राप्त होता है। तो जैसे ही न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करेंगे तो हम याद रखेंगे बल की माप की बात करेगा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। तो तीनों खत्म हो गए। अब चलिए कोणीय वेग का मात्रक अगर आपसे पूछे तो हम क्या बताएंगे, रेडियन, क्या बताएंगे, रेडियन सेकंड बताएंगे, क्या बताएंगे, रेडियन सेकंड बताएंगे, ये आपको हो गया। बल का गुणनफल अगर आपसे पूछे तो हम बताते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण बोला जाता है। जैसे ही आपका बल के बारे में पूछेगा, किसके बारे में, बल के बारे में, तो ये बल का गुणनफल बताइए तो आप क्या बताइएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण बता दीजिएगा। ये हो गए सवाल। तो देखिए शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की बताइए क्या होता है, तो समान त्वरण होता है। जैसे ही शून्य में अगर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की बात होगी, आराम से शून्य रूप से गिर रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे समान त्वरण होता है। क्या होता है, समान त्वरण में होता है, इसलिए गिरता है, ठीक है। अब देखिए घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मान लीजिए आप, एक झुलुआ है, झुलुआ जैसे है कि मान लीजिए गोल घूमने वाला है ना झुलुआ, देखे होंगे, उस पर आप घूम रहा है, आपके अचानक कोई लड़का बैठ जाता है, चाहे आप ही बैठ जाए चाहे हम ही बैठ जाते हैं, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल बात है, किसी चीज़ पे घूम रहा है, अब आप जाके बैठ जाइए तो उसका जो है घूमना हुआ कम हो जाएगा कि नहीं, कम हो जाएगा, ठीक है, ये आप जान गए। एक ही चीज़ है, अगर ज़्यादा तेज पे घूमने गए, तेज बनने गए तो फेंक देगा, अब रुकेगा, रुक तो जाएगा लेकिन कम तो हो जाएगा, लेकिन आप भी फेंका जाएगा जो कर रहा हूं, घूमे हुए चीज पे किसी भी चीज का अगर वस्तु रखते हैं रुक जाएगा,
कम हो जाएगा। रुक जाने का मतलब कम हो जाता है, कम घूमने लगता है, वजन पड़ता है ना। चलिए, किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या कहलाएगा? न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाएगा। आप अच्छे से जानते हैं न्यूटन का प्रथम गति नियम इतना बार पूछा हुआ है और रेलवे खास करके पूछता है, तो आप याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? याद रखेंगे बीपीएससी वाले 5 ऑप्शन में न्यूटन वाला बहुत जबरदस्त पूछता है, जिनका स्पेशल साइंस है, जो 12 का तैयारी करवा रहे हैं टीचर के लिए, उनके लिए बता रहा हूँ। और ऐसे तो साइंस से पूछता ही है, आप जान रहे हैं 40 नंबर में आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मैं बोलूँगा जिनका साइंस है वो पढ़ने के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो देखिएगा, समझ गए? मतलब किसी भी स्थिति में या गतिशील वस्तु की स्थिति अगर पूछा जाए या दिशा में, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाहरी सक्रिय ना हो। तो न्यूटन का जो है प्रथम गति नियम कहलाएगा। अब मान लीजिए ना कोई वस्तु है, अब मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है, उस वस्तु को जब तक आप ढकेलिएगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं, है ना। तो उस पर जो बल लगेगा, बाहरी बल, मतलब मेरा बाहरी ये बल लग रहा है ना किसी पे ढकलने के, अब तभी तो होगा, तो वो न्यूटन का प्रथम नियम होगा। ऐसे समझ सकते हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे बहुत ऐसे समझाने का बहुत तरीका, बस मैं जल्दी जल्दी चाहता हूँ कि आप समझिए। नहीं समझे क्या, नेक्स्ट वीडियो मॉक टेस्ट में समझा दूंगा। चलिए, जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम के कारण है? तो तृतीय नियम है। अब सोचिए, जल में आप जो तैरते हैं, मान लीजिए हम तैर रहे हैं तालाब में, समुद्र में तो नहीं बोलेंगे, तालाब में मान के चलिए, नदी में जो है मान लीजिए तैर रहे हैं, या स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, ठीक है, वाटर पार्क में आप नहा रहे हैं मान लीजिए तो तैर रहे हैं, आप तैरते हैं तो क्या करते हैं? विपरीत क्रिया होता है कि नहीं? तो न्यूटन तृतीय नियम है कि नहीं? आप जब तक आप काम नहीं करेंगे वो विपरीत क्रिया होगा नहीं, तो विपरीत प्रक्रिया होता है। तो यही तो है न्यूटन का जो गति नियम तृतीय होगा। जब जैसे ही तैरने की बात होगी तृतीय नियम लगा के चलाइएगा, ठीक है। विपरीत क्रिया होता है, जल को ढकेलते हैं तभी तो आगे आप जाते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहेंगे? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं जब असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड से उत्पन्न त्वरण को हम कहेंगे बल के अनुक्रमानुपाती। समझ में आ गया? चले आगे चले। अब देखिए, ये सवाल भी आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि गाड़ी घिसता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। तो जैसे ही गाड़ी घिसता है, मान लीजिए गाड़ी खींच रहा है, और गाड़ी कौन खींच रहा है? घोड़ा। तो जो घोड़ा खींच रहा है किस बल के कारण खींच रहा है? तो आरोपित बल के कारण तो खींच रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे, गतिशील वाहन, मान लीजिए गतिशील स्पीड में चल रहा है वाहन, गाड़ी, ठीक है, अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ते हैं? तो ये जड़त्व के कारण ही तो गिरते हैं, क्योंकि जड़त्व के कारण क्यों? न्यूटन के प्रथम नियम जो कि ऊपर पढ़ चुके हैं, है ना। नहीं याद आ रहा है? जो ब्रेक मारता है ड्राइवर, जिससे आगे झुक जाते हैं, याद आया होगा तो जड़त्व के कारण हो, न्यूटन का प्रथम नियम हो। ऑप्शन जब भी आए, दोनों में से कोई भी आए, टिक लगा देना है, क्योंकि एक ही ऑप्शन आएगा, जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम। अब देखिए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की संभावना का कारण क्या होता है? विश्राम जड़त्व होता है। अब जैसे विश्राम जड़त्व आप समझे नहीं समझे, चलिए समझाते हैं। अश्व मतलब होता है घोड़ा, आप अच्छे से जानते हैं। अश्वरोही मतलब घोड़े पे जो सवार है, घोड़सवार, उसकी बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए घोड़ा अचानक दौड़ना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, और अश्वरोही जो है, अश्वरोही के क्या होता है? गिरने की संभावना का कारण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए, अश्वरोही तो आराम से बैठा हुआ है, अचानक घोड़ा चल देगा तो विश्राम, अश्वरोही जो है क्या है? विश्राम जड़त्व में है। अब घोड़ा चलेगा तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो उसी को बोल रहा है कि अश्वरोही का गिरने का कारण होता है विश्राम जड़त्व। विश्राम अवस्था में है, रुका हुआ है, अचानक घोड़ा चलेगा तो गिरने की संभावना तो बन जाएगा, समझ गए होंगे। चलिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में घर्षण कम होते हैं, क्योंकि चिकना होता है तो उस पर चलना बहुत कठिन होता है, और सड़क पे आप चल सकते हैं क्योंकि उसमें घर्षण होता है। अब देखिए, गति ऊर्जा का अब बात करें, अभिव्यंजक है तो क्या है पता है? गति ऊर्जा का अभिव्यंजक मतलब समीकरण बोलिए या सूत्र बोलिए, तो हम बोलेंगे 1/2 mv² होगा। क्या होगा? mv² होगा। चलिए, ये क्लियर हो गया।
अब देखिए स्थित ऊर्जा, जैसे ही गति ऊर्जा की बात करें तो स्थित ऊर्जा का भी पूछेगा तो mgh बता दिएगा। सिर्फ सूत्र अगर पूछ रहा है, अभी व्यंजक पूछ रहा है तो mgh बताएंगे। समझ गए? ये याद रखिए। तो गति ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों समझ गए। अब चलिए, ये दोनों से सवाल ज़्यादा नहीं पूछता है, अगर पूछे तो इसलिए मैंने बता के निकल गया। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु का गति आप 4 गुना कर दीजिए, ठीक है, तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगा? 16 गुना हो जाएगा। अब गति ऊर्जा पूरा है, स्थिर ऊर्जा नहीं पूछा है, गति ऊर्जा, तो इसका क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। अब 4 गुना है और 4 गुना और बढ़ जाएगा गति ऊर्जा, है ना? गति ऊर्जा क्या होगा? 4 गुना और बढ़ जाएगा, ठीक है, 16 गुना हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की गति 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो? अब मान लीजिए 4 गुनी है, अब 4 गुनी गति ऊर्जा बढ़ेगा ना जी, तो 16 हुआ। तो उसी तरह ये 2 गुनी है तो गति ऊर्जा कितना होगा? 4 गुनी होगा ना। याद हुआ कि नहीं? याद हो गया होगा। चलिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे, क्योंकि आप हैं तभी हमें ये स्लोगन हमेशा याद रखेंगे। चलिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो जैसे ही सूर्य की बात होगी, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण की बात करेगा तो हम बोलेंगे कि नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। पूछेगा कि चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थिर ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थिर ऊर्जा होती है। अब सोचिए कि गाड़ी में खाली चाबी लगाने से क्या आपका गाड़ी चलेगा? नहीं चलेगा, स्थिर रहेगा जब तक आप एक्सीलरेटर नहीं दीजिएगा। तो जैसे ही एक्सीलरेटर दीजिएगा तो वो गति ऊर्जा में हो जाएगा, है कि नहीं? अब भूलिएगा नहीं ना, ये सब चीज़ पूछता है, इसी चीज़ को मिस करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में देरी करते हैं ना, इसके कारण गलती होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सोचिए ज़्यादातर कि जो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, जितना समय में मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ उतने समय में ही क्वेश्चन आपको करना है, उतने ही फर्स्ट में आंसर देना है, ठीक है? देखिए, विद्युत मोटर में अगर पूछा है, मान लीजिए विद्युत मोटर है आपके पास, ठीक है, उसमें विद्युत ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में रूपांतरित होगा? यांत्रिक ऊर्जा में, तभी तो काम करेगा, है ना? तो ये जान लीजिए। अगर मान लीजिए कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो डायनेमो करता है। सिंपली समझ गए? तो जैसे ही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अगर रूपांतरित किया जाए तो वो है किस उपकरण के कारण? डायनेमो के कारण। जैसे ऊपर विद्युत मोटर को देख रहे थे, ठीक है। चलिए, ऊपर वाला पढ़े ना, उसी तरह। अब देखिए, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो हम जानते हैं विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे ही माइक्रोफोन की बात करें, माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं आजकल, तो ट्रेंडिंग है, तो माइक्रोफोन इस्तेमाल करिएगा और ध्वनि ऊर्जा को किस रूप में बदल देता है? तो हम जानते हैं विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आप जान गए। अब देखिए, लाउड स्पीकर जो है, लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ध्वनि ऊर्जा में। तो लाउड स्पीकर क्या है? आप विद्युत ऊर्जा है, मतलब लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का जो अगर होगा, मान लीजिए, तो आप सिंपली सोचिए ना कि लाउड स्पीकर आपके घर में है, मान लीजिए आपके घर में है या मेरे घर में है। अब मान लीजिए विद्युत में लगाएंगे तभी तो हमारा गाना बजेगा लाउड स्पीकर में। तो जैसे ही लाउड स्पीकर में गाना बजेगा तो बाहर क्या निकलेगा? ध्वनि निकलेगा, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह ये भी जो देखिए डायनेमो, अगर मान लीजिए डायनेमो उपकरण है तभी तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, नहीं तो कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा, आप भी जान गए। अब जैसे मान लीजिए ये भी माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन जो हम लगाते हैं ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। अब सोचिए, मान लीजिए माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन लगा के हम बजाते हैं तो ध्वनि ऊर्जा है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को जो है बदलेगा किस में? विद्युत ऊर्जा में, तभी तो माइक्रोफोन में बजेगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी बजेगा, नहीं बजेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे होंगे। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें अपने मन से मत बोलिएगा सर कि आप ऐसे, बस सिर्फ याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती, मोमबत्ती आपके घर में सबको है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। आज तो लाइन होने की वजह से भी तो भी मोमबत्ती रखना चाहिए घर पे। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जैसे ही पूछेगा कि मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में करता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ, इसी बुक का सिर्फ याद करवा रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन आए तो करेक्ट कर सकें, और मैं मॉक टेस्ट भी साथ में कराता हूँ। चलिएगा, सोलर सेल मतलब सौर ऊर्जा जो आप देखते हैं में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो विद्युत ऊर्जा। अब देखिए, सोलर सेल मतलब होता है बैटरी का, आप देख रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं, सोलर सेल उसी को बोलिए। सोलर सेल जो है और सौर ऊर्जा है। मान लीजिए आपके घर में सौर ऊर्जा है और सोलर सेल है, तो सौर ऊर्जा से हम सोलर में लगाते हैं और उसके बाद क्या होता है? विद्युत में ऊर्जा में रूपांतरित होता है। सिंपल,
याद हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं हमको ये बताइए। विद्युत बल्ब की बात करते हैं, बॉल हमारे घर में होता है कि नहीं? विद्युत बल्ब होता है, होता है। अब सोचिए, लाइन में लगाते हैं तभी तो बल्ब चलता है ना? अब उसी को दिमाग में छापिए कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में जो है कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? तो विद्युत बल्ब ही तो रूपांतरित करता है। यही तो मैंने बोला, घर में बल्ब है, आप सामने उसे प्रैक्टिकल करके देखिए। विद्युत सेल मतलब बैटरी का सेल, बैटरी वाला, विद्युत वाला, लाइन वाला, बैटरी याद रखेंगे। सेल मतलब बैटरी होता है, ऐसे याद रखेंगे। विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे। अब सोचिए, सेल है, विद्युत सेल है, उसको रासायनिक ऊर्जा को बताइए किस ऊर्जा में रूपांतरित करें? तो नॉर्मल चीज़ है, विद्युत ऊर्जा में ही तो होगा, अधिकतर तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। चलिए, ये खत्म हो गया। चलिएगा आगे सवाल बात करते हैं। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गति ऊर्जा जो है क्या होगा? 1/4 रह जाती है। तो याद रखेंगे, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गति ऊर्जा क्या होगा? 1/4 रह जाती है। यदि भार W तथा प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? W/P हो जाएगा। जैसे ही अगर भार की बात हो तो भार जो है W से इंडिकेट कर रहा है सिंबल से, और प्रयास की बात करें तो P को करते हैं, और ये यांत्रिक लाभ पूछ रहा है तो क्या होगा? W/P हो जाएगा। देखिए आभास क्या है? तो वह बल जो लीवर पर लगता है, बस इतना ही याद रखिएगा। अब ये सवाल पूछेगा, टैकोमीटर यंत्र से नापा जाता है, तो टैकोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? घूमने की गति नापते हैं। तो टैकोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? तो घूमने की गति को नापते हैं। आपसे पूछेगा G का मान होता है, तो G का मान होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो कितना होता है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए G का मान से इतना सवाल पूछता है, खाली G का मान से, ये नहीं पूछता कि G क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन G का मान से सबसे ज़्यादा, खाली G का मान से। तो G का मान अगर पूछे तो 9.8 ms स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब देखिए G का मान विषुवत रेखा पर होता क्या है? तो न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होते हैं, ठीक है। अब G का मान का ध्रुव पर होता है क्या है? तो महत्तम होता है। क्या होता है? महत्तम होता है, ये आप जान गए। चलिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान क्या होगा? घटता है। क्या होता है? G का मान घट जाएगा। अब सोचिए ना, पृथ्वी की सतह से मान लीजिए ऊपर या नीचे जाने की बात हो और उसका G का मान पूछे तो घटेगा ही ना, समझ गए। अब G की मान की बात करें तो G का मान बताइए आगे कि है क्या, है ना? आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इतना G का मान पढ़ लिए, G का मान का मतलब पता ही नहीं। तो चलिए हम बताते हैं, ठीक है। तो आप G का मान इतना देर पढ़े, ठीक है। G का मान जो आप पढ़ते आए, G का मान का मतलब समझ में आया? गुरुत्वाकर्षण। सिंपल सवाल था। तो सिंपल बात है कि गुरुत्वाकर्षण होता है G का मान, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ तक मैंने पढ़ाया आपको, जो कि देख रहे हैं G का मान होता कितना है? तो 9.8 m। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान पूछ दे तो 9.8 m स्क्वायर बता देंगे। G का मान विषुवत रेखा पर होता क्या है? तो न्यूनतम होता है गुरुत्वाकर्षण का, समझ गए। G का मान ध्रुव पर कितना होता है? तो महत्तम होता है। ऐसे ही तो पूछता है क्वेश्चन, और इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि G का मान डायरेक्ट G पूछता है, गुरुत्वाकर्षण ना पूछ के G का मान पूछ देता है। अब बहुत लोग इसी में कन्फ्यूज होते हैं, आज के बाद मत होइएगा। और 100% 1 से 2 क्वेश्चन इससे मतलब G के मान से पूछता है, बीमीय सूत्र से पूछता है, और एक घात आता है, घातक आता है, 10 का घात आता है, पूर्व घात आता है, प्रतीक आता है, ये सब पूछता है, जो कि मैं करवा दूंगा और इसी में करवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर या नीचे जाने पर G का मान क्या होगा? तो घटेगा ही ना। गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? घटता है। तो गुरुत्वाकर्षण अब ना बोल के G का मान ही पढ़ेंगे, क्योंकि G का मान से डायरेक्ट G का मान ही पूछता है, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर G का मान क्या होगा? कम हो जाता है। तो जैसे ही पृथ्वी के घूर्णन की गति अगर बढ़ाएं तो G का मान हमारा कम हो जाता है। और उसी तरह अगर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर G का मान क्या होगा? बढ़ जाता है। तो जैसे ही अगर पृथ्वी का घूर्णन गति घटेगा तो हम नॉर्मल बात है कि बढ़ जाता है, क्या बढ़ता है? G का मान बढ़ जाएगा। और जैसे ही अगर घूर्णन गति बढ़ा दीजिए पृथ्वी का, मान लीजिए बढ़ जाता है, बढ़ाएंगे क्या? बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा G का मान जो है कम हो जाता है। ये भी सिंपल। अब देखिए, G का मान से और क्या है कि पृथ्वी के केंद्र पर G का मान क्या होगा? 0 होता है। जैसे ही पृथ्वी का मेन सेंटर जो केंद्र होता है, वो वहाँ पे क्या है? G का मान 0 होता है। तो G का मान से आपको इतना सवाल पूछ दिया और इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा।
याद रखेंगे। तो जितना भी घुमाए आप इसका आंसर जरूर लगाइएगा। तो जी का मान डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है, तो हम अच्छे से बता देंगे 81.5 गुना होता है। कितना गुना होता है? 81.5 गुना, मतलब 81.5 गुना होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है, तो 81.5 गुना होता है। ये जान गए। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी अधिक है, तो 4 गुनी अधिक है। कितनी गुनी है, तो 4 गुनी अधिक है। ये आप जान गए। तो आपसे पूछेगा कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी है। हमारे पृथ्वी की जो त्रिज्या है जिस पे हम रह रहे हैं, और चंद्रमा जिसका ग्रह पृथ्वी का ग्रह है, अगर अब बताइए पृथ्वी की त्रिज्या और चंद्रमा की त्रिज्या का लगभग कितना गुना होगा, तो 4 गुना होगा ना। ये हो गया, ठीक है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता कितना है, तो 11.2 किलोमीटर एस होता है, केएम एस होता है, याद रखेंगे। तो 11.2 केएम एस होगा, ये ध्यान रखेंगे। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होगा, तो 42 याद रखिए 42 केएम एस होगा, याद रखेंगे। तो पृथ्वी का अगर पलायन वेग पूछे तो 11.2 केएम एस बताइएगा, एस जरूर लगाइएगा। चंद्रमा के लिए अगर पलायन वेग पूछे, देखिए पृथ्वी का पलायन वेग 11.2, सूर्य का पलायन वेग का मान 42 होता है, याद रखिए 42 होता है केएम। अब चंद्रमा का पलायन वेग बताइए, तो याद रखिएगा 2.37 केएम एस होता है, तो 2.37 होता है, ठीक है। ये आप जान गए। अब जैसे चंद्रमा सूर्य अब पृथ्वी का जान गए, उसी तरह पलायन वेग का समीकरण क्या होता है पता है, तो रूट में कर दीजिए 2gr कर दीजिए, यही तो पलायन वेग का मतलब होता है। तो याद रखिएगा पलायन वेग का समीकरण पूछे तो रूट 2gr बता दीजिएगा। चलिए मान लीजिए आप लिफ्ट पे बैठे होंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से रखेंगे। मान लीजिए लिफ्ट पे आप बैठे हैं ना, लिफ्ट पे गए हैं ना, बैठने का मतलब लिफ्ट में गए हैं कि नहीं गए होंगे। अब लिफ्ट पे गए तो लिफ्ट में मान लीजिए ऊपर की ओर जाएंगे, आप ऊपर की ओर जाते हैं तो आदमी का जो है मतलब आपका भार जो है, बताइए आभासीय भार जो है वास्तविक भार से बढ़ जाता होगा, बढ़ता होता है कि नहीं, बढ़ता है कि नहीं, ये बताइए। बढ़ा होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है पता है, उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है। ये मैं सिर्फ आपसे कनेक्ट करके बोला जिससे कि आप कभी ना बोलें। आप सोचिए ना लिफ्ट में कभी जाइए, ठीक है, मूवी देखने गए होंगे, कुछ भी देखने गए होंगे, कहीं भी मॉल में गए होंगे, तो आप लिफ्ट में जरूर गए होंगे। तो जैसे ही लिफ्ट में जाइएगा तो ऊपर की ओर जाते हैं तो आपका भार जो है क्या होता है, भार वास्तविक भार जो है बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है पता है, उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है, इसलिए भार हम लोग का बढ़ जाता है, क्योंकि हम दबाव देते हैं ना, दबता है। और नीचे आइए ना तो हल्का हो जाएगा, शून्य हो जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है किसने की थी, तो न्यूटन ने की थी। कौन किए थे, न्यूटन ने किए थे। ये भी सवाल है, ठीक है, न्यूटन ने किए थे। अगर आपसे पूछे कि एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है भारहीनता की, किसकी, भारहीनता की, समझ गए। तो जैसे ही पूछेगा कि एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव क्या होता है, तो भारहीनता का अनुभव होता है। भारहीनता, एकदम भार है ही नहीं उसमें, हीनता की अनुभव होता है, हल्का होता है, समझ गए। इसका कहने का मतलब ये है, भारहीनता का अनुभव होता है। अब देखिए ये जो है दो छूट गया था टेबल का, नीचे ऊपर वाला भाग ही था। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को अगर ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र जो है रूपांतरित करता है, तो सितार। सितार को आप देखे होंगे, आपके पास सितार होगा या सितार आप टीवी में देखेंगे, तो सितार जो देखिएगा याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित जो होता है वो सितार होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में अगर बदलने की बात होगी तो हम बताएंगे सितार, सितार यंत्र रूपांतरित होता है, याद रखेंगे। एक वस्तु उदासीन जो है सम्य अवस्था में है, उसे हिलाने पर जो है उसकी स्थित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो शून्य हो जाएगा। सोचिए ना, एक वस्तु उदासीन सम जो है अवस्था में, सम अवस्था में है, उसे हिलाइए मान लीजिए, ठीक है, हिलाने पर जो है उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है, सम अवस्था में है ना, कुछ नहीं हो सकता उसमें, कुछ नहीं हो सकता, बात खत्म। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण होगा तभी तो होगा, मान लीजिए सौर ऊर्जा है तो धूप होगा तभी तो होगा। तो सौर ऊर्जा को रूपांतरित जो है रासायनिक ऊर्जा में होता है, तो कैसे होगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही होगा, ऐसे तो नहीं होगा, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए
यहाँ पे देखिए भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में, तो 24 आवर्स में। विभिन्न ग्रहों के सूर्य के चारों ओर गति के नियम का जो है प्रतिपादित करने वाले थे कौन? बता सकते हैं? तो केपलर जी थे, यही प्रतिपादित किए थे। ठीक है, आगे चलेंगे। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में समय जो लगता है, क्या लगता है? करीब 28 दिन लगते हैं। सोच रहे हैं 28 दिन, 28 डेज। किसका? तो देखिए चंद्रमा को अपने अक्ष की बात हो रही है, अक्ष के सापेक्ष अगर पूछा जाए एक पूरा चक्कर लगाने की बात हो तो कितना समय लगेगा? तो 28 दिन लगता है, 24 लगता है चंद्रमा को। अक्ष की बात हो रहा है, अपने अक्ष की बात हो रहा है। चलिए, किस कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो घूमती है। अगर मेरा परिभाषा देखे होंगे भूगोल का परिभाषा और ब्रह्मांड, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब। ठीक है, तो अगर पूछे कि किस कारण पृथ्वी सूर्य की जो है और चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर चारों ओर लगाती है या घूमती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन लगाता है? पृथ्वी। किसके? सूर्य के चारों ओर लगाता है। अब जानते हैं पृथ्वी क्या है? ग्रह है। सूर्य क्या है? स्टार है, मतलब तारा है। चलिए, पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण है तभी वायुमंडल दाब है, याद रखिएगा। तो जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण पूछे तो गुरुत्वाकर्षण बताइएगा। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होता है तो हम बताएंगे थर्मोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर में, स्फीयर बोला जाता है, स्फीयर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? शून्य होगा। अब मान लीजिए ऊपर से गिरेगा तो शून्य ही होगा ना, नीचे की ओर आतिश में है। चलिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती कितना है? तो याद रखिएगा 36,000 किमी होता है। कितना होता है? 36,000 किमी होता है, ये आप जान गए। देखिए, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है तो कक्षा की त्रिज्या पर। ये है, थोड़ा फास्ट है, चलते हैं। दो गेंद जिनका भार जो है अलग अलग है, एक चोटी से गिराई जाती है, तब बताइए दोनों एक साथ पहुंचेगी? तो एकदम दोनों एक साथ ही पहुंचेगा। आप सोचिए ना, नॉर्मल है कि दोनों एक साथ ही पहुंचेगा, अलग अलग भार हो चाहे जो हो, ऊपर से गिराएगा ना तो दोनों एक ही साथ गिरेगा, ये आप समझ जाइए। अब देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ये सिंपल, इसमें कुछ है नहीं। देखिए, पीसा की ऐतिहासिक मीनार, पीसा का जो ऐतिहासिक मीनार आप देख रहे हैं, तिरछी होती है। तिरछी होती है मतलब, तिरछी मतलब आपका तिरछा एकदम थोड़ा सा झुका हुआ है ना, तिरछी होते हुए नहीं गिरती है, नहीं गिरता है। आप देख रहे होंगे मीनार नहीं गिरता है तिरछा होते हुए भी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से जाने वाले तिरछे रेखा, मतलब क्या होते हैं उसे? ऊर्ध्व, ठीक है, ऊर्ध्व, याद रखिए, ऊर्ध्वाधर होता है, रेखा होता है, आधार से होकर जाती है। मतलब कहने का मतलब एक तिरछी रेखा से होकर जाती है, बस यही कारण है, ये तिरछी हो जाती है, बस इतना ध्यान रखना है। इसी को बोलते हैं, मतलब तिरछा है गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं गिरती, इतना क्या बोलना है। ये नहीं भी देता ना तो आप याद रखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। देख रहे हैं, वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की या किसने की थी? तो हम बताएंगे बॉन जी। कौन किए थे? बॉन जी। बॉन जी किए थे, गयूरिक किए थे। कौन किए थे? गयूरिक। तो बॉन गयूरिक ने किए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्या किए थे? तो वायुमंडल दाब की पहली बार गणना किए थे। वायुमंडल दाब किसके बराबर होता है? तो एक बार के बराबर होता है। एक बार होता है ना, उसके बराबर होता है। बार पढ़ा देंगे आगे बाद में, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल जो है कम होता जाता है। आप सही बात है, सबसे ऊंचाई पे जाए तो थोड़ा वायुमंडल कम दिखता है कि नहीं? दिखता है। मतलब वायुमंडल कहने का मतलब सांस लेने उड़ने में दिक्कत होती है कि नहीं? तो कम होता है, ऐसे याद रखेंगे। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है कैसे, पता है? बैरोमीटर से होता है। कैसे? बैरोमीटर से नापते हैं। तो अब से भूलिएगा मत, बैरोमीटर से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो बताइए क्या होता होगा? तो आंधी आने की संभावना होती है। मान लीजिए वायुमंडलीय में जो वायुमंडल है, वायुमंडल दाब है, मान लीजिए उसमें बैरोमीटर से हम नापते हैं वायुमंडल को, वायुमंडली को। तो उसका जब बैरोमीटर आप देखिएगा तो उसका जो है नीचे की ओर गिर रहा है, अचानक उसका कांटा जो है नीचे की ओर गिरेगा बैरोमीटर का, तो हम समझेंगे आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ गई है।
ठीक है। अब जैसे ही बैरोमीटर का पाठ्यांक देखेंगे, जब धीरे धीरे नीचे गिरते हैं तो वर्षा की संभावना होता है। देखिए अचानक नीचे गिर गया तो आंधी आने की संभावना है, ठीक है। अब बैरोमीटर का अगर धीरे धीरे नीचे नीचे गिर रहा है तो बारिश होने की संभावना है, समझ रहे हैं। अचानक गिरना आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरना बारिश की संभावना। अब बैरोमीटर का जो है पाठ्यांक जो है जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना है। तो जैसे ही बैरोमीटर का अचानक मान लीजिए नीचे गिर गया तो आंधी तूफान आ जाएगा, और जैसे ही बैरोमीटर का अगर धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा होने की संभावना है, और जैसे ही मान लीजिए धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा तो आप समझिए दिन साफ होने की संभावना है, ठीक है, समझ गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अचानक ऊपर नहीं चढ़ेगा, धीरे धीरे चढ़ेगा, ये सब ध्यान रखिए। 1 सेमी पारा दाब होता क्या है, तो 1 सेमी पारा दाब होता है पास्कल। कितना पास्कल, 1.33 गुने 10⁻³ पास्कल होता है, ठीक है। इसे घात बोलते हैं, 10 का घात बोला जाता है, इसे 10⁻³ घात है ऐसे बोला जाता है, लेकिन हम अभी घात बाद में पढ़ाएंगे। तो 1 सेमी पारा दाब अगर पूछे दाब होता कितना है तो पास्कल में बताना रहता है, तो कितना बताइएगा 1.33 × 10⁻³ पास्कल होते हैं, ठीक है। 1 पास्कल बराबर होता है तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा एक बार होता है तो 10⁵ न्यूटन मीटर होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे 1 मिली बार बराबर होता है तो 10⁻² पास्कल होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा 1 टॉर बराबर होता है तो कितना होता है 133 याद रखिएगा 8 पास्कल होता है, ठीक है, ये याद हो गया होगा। तो जैसे ही बार की बात करेगा, 1 बार की बात करेगा तो न्यूटन में बदल दीजिएगा। अगर 1 मिली बार की बात करेगा तो 10 पास्कल मतलब पास्कल में बदल दीजिएगा, 10 स्क्वायर पास्कल में बदल दीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए जब एक गैस के पात्र में दबाव जो है बढ़ जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, स्थिर रहेगा। क्या रहेगा, स्थिर होगा, समझ गए। दबाव जो अगर बढ़ेगा, मान लीजिए दबाव जो बढ़ जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है आपका स्थिर होगा। अगर पूछे कि दूध का घनत्व किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है तो लैक्टोमीटर के कारण। जैसे वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से नापते हैं, उसी तरह दूध का अगर घनत्व को नापना है तो हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व जो है घटता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो वायु दाब में कमी के कारण निकलने लगती है। आप अच्छे से जानते हैं, हवाई जहाज में अगर मान लीजिए ले जाइए पेन, यात्रा कर रहे हैं तो स्याही निकलने लगता है पेन से, तो क्यों निकलता है पता है, वायु दाब की कमी के कारण हो जाता है। अब देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक जो होते हैं अधिक होने के कारण होता है, समझ गए, क्वथनांक जो है अधिक होने के। परम दाब जो है क्या है, गेज दाब बराबर 1 बार होता है। तो परम दाब अगर पूछे तो गेज दाब 1 बार होता है। अगर बात करते हैं एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होता है, थोड़ा ऊपर उड़ जाती है, देखिए ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या कहलाएगा, पास्कल का नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पास्कल का नियम, ये समझ गए। अब आगे चलिए, देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है। वायुमंडल में किस कारण बादल तैरता है, तो निम्न घनत्व के कारण बादल तैरता है। सिर्फ सुनते जाइए, ठीक है। बांध के नीचे जो दीवार बनाई जाती है, मान लीजिए जो बांध आप देख रहे हैं, तो दीवार जो बनाई जाती है मोटी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है पता है, गहराई बढ़ने के साथ, जैसे ही गहराई बढ़ेगी, बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, बस इसलिए। अब मान लीजिए आप जाके देखिए बांध को, नीचे मोटा बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा पता है, कि अगर मान लीजिए द्रव का दाब बढ़ता है, इसलिए गहराई जब जैसे ही बढ़ने के साथ क्या होता है, द्रव का दाब जो है बढ़ता है, इसके कारण। अब जैसे मान लीजिए बर्फ़ पर आप स्केटिंग कर रहे हैं, स्केटिंग करने का शौक़ है, मान लीजिए हम हैं, स्केटिंग करते हैं, आप भी करते हैं, तो बर्फ़ का स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, तो घटेगा। स्केटिंग करते समय वही होता है, तो घट जाता है, बस इतना जान लीजिए। अब देखिए चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि बताइएगा। अब मान लीजिए फुहारा है, चौराहे पर अगर देखा जाए पानी के फुहारे लगे होते हैं, कहीं कहीं होते हैं ना, या तालाब या कहीं पे, मान लीजिए। और गेंद नाचती रहती है, क्यों नाचती है पता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए। समझ गए। चलिए
बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। अब बर्फ को अगर टुकड़ा लीजिए, उसको आपस में चिपकाइएगा ना, दबाइएगा ना, तो चिपक जाएगा, है ना। तो दाब जो है अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। क्या होता है? जो है गलना घट जाता है। चलिए इस जगह देखिए कि लिखा हुआ है कि रेल की पटरियों के नीचे, रेल की जो पटरी है उसके नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि क्या होता है, रेलगाड़ी द्वारा लगाए गए दाब जो है कम हो। रेलगाड़ी जो चलती है, सोचिए ना कि रेलगाड़ी चलता है तो देखते होंगे कि थोड़ा दाब दबता है, तो वही दाब को कम करने के लिए ये लगाया जाता है। आप देखे होंगे कंक्रीट हो या लकड़ी का जो पट्टा लगता हो, अब तो लोहा का लगा देता है, नहीं तो सीमेंट का, कंक्रीट मतलब सीमेंट का लगाता है चौड़ा, देखे होंगे, तो वही दाब को कम करने के लिए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो है घटता है। समझ गए? ये सब सिंपल शब्द है और ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऊंचाई की जगहों पर अगर पानी मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर क्यों उबलता है, बता सकते हैं? तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है कम होने के कारण 100% मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर नीचे के ताप पर उबल जाता है। समझ गए? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, तो साबुन में जो बुलबुले आप देखते हैं उसके अंदर का जो दाब है क्या होगा, वायुमंडल दाब से अधिक होता है। वायुमंडल दाब से अधिक होता है, समझ जाइए। जो बुलबुला आप साबुन का देखते हैं उसमें अगर दाब पूछा जाए ना तो वायुमंडल दाब से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है? तो आप खाना अगर बना रहे होंगे या कोई भी बनाते होंगे तो आप सोचिए कि प्रेशर कुकर में अगर खाना बनाने की बात हो रही है तो जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए, है ना। चलिए समतल के आपेक्ष पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सब चीज़ अगर आएगा तो बना लीजिएगा। देखिए हवाई जहाज से कनेक्ट करते हैं हम लोग। उड़ान के पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। हवाई जहाज को देखें, सबसे पहले अगर चलाया जाता है तभी उड़ाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि वायुदाब बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता है कि जहाज को अपने आगे सबसे रोड पे दौड़ाइए, उसके बाद उड़ाइए, है ना। देखिए हाइड्रोजन से भरा हुआ रबड़ गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुदाब घट जाता है। क्या होता है? वायुदाब घट जाता है, ठीक है। शुद्ध जल का घनत्व होता है, कितना होता है शुद्ध जल का? तो शुद्ध जल का घनत्व हम जानते हैं 1 ग्राम सेमी क्यू में होता है, ठीक है। कितने में होते हैं? 1 ग्राम सेमी क्यू में होता है, जो कि शुद्ध जल का घनत्व बता रहा है। नहीं तो अब देखिए 10⁻³ ग्राम मी क्यू में भी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 10 का 3 जो घातांक है, 3 होते हैं, 10⁻³ घात इसको बोलते हैं, या क्यू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 क्यू ग्राम मीटर क्यू होता है, याद रखिएगा। किसका? शुद्ध जल का घनत्व होता है। बर्फ का घनत्व होता है, क्या होता है? तो 0.9 ग्राम सेमी होता है। कितना होता है? 0.9 सेमी ग्राम होता है। किसका? बर्फ का घनत्व। सोच रहे हैं, बर्फ का घनत्व पूछ रहा है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासीय भार क्या होता है? शून्य होता है। पानी में जो तैर रहा है ना वस्तु, वो समझिए उसका शून्य है, कुछ नहीं है। देखिए जब बर्फ जो है पानी में तरता है, पानी पर तरता है कि नहीं? तरता है, तो उनका जो है कितना भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। तो बर्फ का मतलब पूछ रहा है कि बर्फ का जो आप देख रहे हैं, बर्फ का कितना भाग जो है ऊपर की ओर रहता है? तो 1/10 भाग तो पानी के ऊपर ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1/10 भाग, ठीक है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाता है। अब मान लीजिए जैसे ही नदी में है, नदी से समुद्र में आप प्रवेश करिए, तो समुद्र में आप जैसे जाइएगा ना तो नाव का जो है क्या होता है? ऊपर की ओर उठ जाता है ना। वेव के कारण भी जो है ऊपर की ओर उठ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और भी लॉजिक है जो कि हम बस याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला। ज़्यादा जानकारी तो आपको मिलता ही है बड़े बड़े यूट्यूबर से, मैं तो सिर्फ वन लाइनर याद करवाता हूँ। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि
बताइए क्योंकि, मतलब क्यों तैरती है? मतलब स्टील की गोली जो है पारे में तैरती है। पारे में तैरने की बात हो रही है तो क्योंकि पारे का घनत्व जो है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए तैरता है। समझ गए? अब देखिए, तैरना गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। अब तैरिएगा कैसे? विपरीत क्रिया करिएगा तभी तो तैरते हैं, बस ऐसे याद रखेंगे। बर्फ जो है पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है, क्योंकि अब सोचिए, शराब कहने का मतलब अल्कोहल क्या है? शराब है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए पानी में डालते हैं तो बर्फ तैरने लगेगा, है ना? आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। या कोई मान लीजिए अल्कोहल है, अल्कोहल में डालिए ना बर्फ तो डूब जाता है। क्यों डूबता है? तो बर्फ जो है पानी से हल्का होता है, अल्कोहल से भारी होता है। सोचिए, अल्कोहल से भारी हो जाता है और पानी से हल्का होता है। सिंपल। ये तो आप ऑप्शन पे अपना लगा सकते हैं। अब से ये गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि एनटीपी से ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की जो बूंद है उसका गोलाकार आकृति क्यों होता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किस कारण होते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। अब जैसे देखिए, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण तो नाचते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। देखिए, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है केशित्व। क्या नाम है? केशित्व नाम है। केशित्व के कारण होता है। जैसे ही केरोसिन, आप मान लीजिए बत्ती जो जिसे लालटेन बोलते हैं, लालटेन में क्या होता है? लालटेन में बत्ती डाला जाता है, उसमें केरोसिन डालिए तो केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने लगता है, तो केशित्व के कारण होता है। ये हो गया। आपसे पूछेगा द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अब बारिश का बूंद भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है, गोल दिखता है। केशिका नली में जल का जो है ऊपरी सतह होता है, तो कौन सा सतह होता है? क्या कहलाता है? अवतल कहलाता है। ठीक है, ये सब सिर्फ सुनते जाइए क्योंकि अब अंतिम है और फिर बाद में पढ़ेंगे हम विमीय सूत्र। पारा का ऊपरी सतह होता क्या है? तो उत्तल होता है। जैसे ही ऊपरी सतह की बात करें, जल की ऊपरी सतह को अवतल के रूप में जानते हैं और पारा का ऊपरी सतह को हम उत्तल जानते हैं। ठीक है, पानी में किरासन तेल का छिड़काव करने से क्या होता है? पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। पानी में जैसे ही डालिएगा ना किरासन तेल तो इसका पृष्ठ तनाव जो है घटता है। द्रव का घनत्व जो है अधिक होने पर पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है। जैसे ही द्रव का घनत्व बढ़ेगा पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली जो है बताइएगा क्या होगा? कम चढ़ता है, बहुत कम चढ़ेगा। जैसे ही द्रव का घनत्व बढ़ेगा ना तो केशिका नली में जो है आपका कम चढ़ता है। ठीक है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। आगे सवाल है कि किस कारण पानी कांच को भिगोता है? तो किस कारण भिगोता है? तो आप बता सकते हैं असंजक बल के कारण। तो पूछेगा आपसे कि मान लीजिए असंजक बल के कारण क्या होता है? पानी कांच को भिगोता है। समझ गए? अब देखिए, समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? तो लहरों में अगर लहर को शांत करना, समुद्र में लहर को शांत करना है तो तेल क्यों गिराया जाता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? अभी जस्ट आप पढ़े थे, केरोसिन की जगह पे मिट्टी का तेल डाल दिया, क्या दिक्कत है? एक ही नाम है, केरोसिन और मिट्टी का तेल। तो केशित्व के कारण जो है लालटेन में बत्ती में अगर मिट्टी का तेल हो तो आराम से ऊपर की ओर चढ़ता है। समझ गए? तो केशित्व के कारण। अगर आपसे पूछा जाए कि साबुन द्वारा, ठीक है, निर्मलन का सिद्धांत है तो पृष्ठ तनाव का है। क्या है? पृष्ठ तनाव का है। देखिए, लिखा हुआ है कि जब ब्रूश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल जो हैं आपस में क्या होता है? किस कारण चिपक जाता है? तो हम जानते हैं पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाता है कि नहीं? लीजिए, ठीक है, और उसको पानी में डुबाइए तो चिपक जाएगा एक दूसरे से। तो कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। बस ऐसे ही याद रखिएगा। देखिए, सन्यता गुणांक विमीय सूत्र और सन्यता गुणांक मात्रक। तो विमीय सूत्र हम जो है शुरू में भी पढ़ाए तो कुछ बीच बीच में पूछ दिया है, ये भी कर लेंगे। और जब स्पेशली विमीय सूत्र का मैं करवाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। जी का मैंने मान पढ़ा चुका हूँ, जी का मान देख ही रहिए आप, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, इसी वीडियो में है। तो जैसे ही पूछेगा ml -1 t -1 घातांक है ये,
ऊपर की ओर अगर है तो उसको घातांक पढ़ते हैं, तो -1 और t -1 ये अगर आ जाए आपके सामने तो शून्यता गुणांक का बीमीय सूत्र मानिएगा। ठीक है, ये आप जान गए। शून्यता गुणांक का मात्रक अगर बोला जाए तो बोला जाता है पॉइस। क्या बोलते हैं? पॉइस। ठीक है, ये हो गए। स्टॉक का सूत्र होता क्या है बता सकते हैं? तो F होगा बराबर 6 पाई NRV होगा। ठीक है, शॉर्ट में याद रखिएगा। तो याद रखिएगा F बराबर 6 पाई NRV होता है, स्टॉक का सूत्र होता है। ठीक है, अगर पूछे कि एक आदर्श तरल की शून्यता होती कितना है तो 0 होता है। जैसे ही एक आदर्श तरल की बात करेगा, उसकी शून्यता की बात करेगा तो 0 होगा। ठीक है, अब शून्यता में और चलिए कि ताप बढ़ने पर द्रव की शून्यता क्या होगी? घट जाती है। जैसे ही द्रव की शून्यता, जैसे ही ताप बढ़ेगा उसकी द्रव की शून्यता जो है घट जाएगी। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो बढ़ेगा कब? तो ताप बढ़ने पर गैस की शून्यता की अगर बात करेगा तो बढ़ती है। द्रव से जुड़ा रहेगा शून्यता तो घट जाएगी। गैस से जुड़ा रहेगा ताप बढ़ाने के मामले में तो बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत? गैस और द्रव में ही अंतर है। द्रव आएगा तो घटा दीजिएगा, गैस आएगा तो बढ़ा दीजिएगा। शून्यता की बात हो रही है जिसमें ताप बढ़ाने की बात हो रही है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की शून्यता होती है, बता सकते हैं कैसे पता करेंगे? तो 1 × 10⁻³ घातांक पाश कहते हैं, इसको पाश कहते हैं। ठीक है, ये जरूर है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर जल की शून्यता होती है तो कितना पाश होता है? तो याद रखिएगा 1 × 10⁻³ पाश होते हैं। ये हो गए। अगर आपसे पूछेगा 20 डिग्री सेल्सियस पर ग्लिसरीन की शून्यता बताइए, ग्लिसरीन की शून्यता बताना है तो हम बताएंगे 14.1 पाश होता है। ठीक है, ये जरूर जान लीजिएगा। चलेंगे आगे। अब देखिए, समान जल का पृष्ठ तनाव अगर पूछे होता है तो हम बताएंगे 73 डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है और सेमी होता है। डाइन बटा सेमी, ऐसे याद रखिएगा, डाइन सेमी बोल दीजिएगा। अब मान लीजिए वायु की शून्यता पानी की शून्यता से होती है, कम होता है। हमेशा याद रखिए, वायु की शून्यता जो है पानी की शून्यता से हमेशा जो है क्या होता है? कम होता है। अब गाढ़े द्रव में शून्यता अपेक्षाकृत होती कैसी है? तो अधिक होगा। मान लीजिए गाढ़े द्रव में अगर पूछे शून्यता जो है, अगर मान लीजिए गाढ़ा है और द्रव में अगर पूछे शून्यता जो है अपेक्षाकृत क्या होगा? अधिक हो जाएगा। ये आप जान गए। अगर पूछे कि तरल के प्रवाह का दर अगर मापा जाता है, तरल जो होते हैं उसका अगर प्रवाह का दर मापते हैं तो कैसे मापते हैं बता सकते हैं? तो हम मापते हैं बेचुरी मीटर से नापते हैं। ठीक है, उसके मापने की बात होगी तो हम बेचुरी मीटर से बोल देंगे। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना, छप्पर जो होता है, छप्पर समझ रहे हैं? छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा बर्नौली का सिद्धांत पर। मान लीजिए आंधी आता है और कभी कभी देखते होंगे छप्पर बनाया जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, फूस का छप्पर पहले होता था, घर का उड़ जाता था। तो किस सिद्धांत पर उड़ता है? तो याद रखिएगा बर्नौली का सिद्धांत माना जाता है, उस पर काम करता है। मान लीजिए ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि पता है बर्फ के नीचे का जल जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मतलब बर्फ के नीचे आपका जल है, उसके नीचे जल है 4 डिग्री सेल्सियस पर, इसीलिए जो होता है वहाँ जीवित रह जाते हैं। ठीक है, पानी का घनत्व जो है महत्तम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, महत्तम होते हैं। आप जैसे अभी पढ़ लिए ऊपर, ठंडे देश में जो है ना, तो उसका घनत्व पूछा 4 डिग्री सेल्सियस। हुक का सिद्धांत जो है बताइएगा संबंधित है, तो आप इसे क्या बताइएगा? प्रत्यास्थता बताइएगा, प्रत्यास्था से बताइएगा हुक का। ठीक है, प्रतिबल का मात्रक अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या बताइएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बता दीजिएगा। यंग प्रत्यास्थता इसे बोलते हैं। गुणांक का ऐसा ही मात्रक पूछे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ही होगा, जैसे प्रतिबल का मात्रक है, एक ही है, सेम ही है। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता जो है गुणांक का बीमीय सूत्र कितना होता है? तो बताइए ml। देखिए घातांक 1 लगेगा, -1 लगेगा और t पे स्क्वायर लगेगा, 2 लगेगा घातांक, याद रखिएगा। तो यह है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमीय सूत्र। इसके जगह पे अगर प्रतिबल देता तो सेम ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं होता। सर्वाधिक प्रत्यास्थता जो है होती कहाँ है? तो स्टील में सबसे ज्यादा होता है। ये सब मैं पढ़ा दूंगा, आगे और पढ़ाऊंगा। सेकंड पंडुलम जो होता है, सेकंड जो पंडुलम का आवर्तकाल पूछेगा तो हम बताएंगे 2 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 2 सेकंड होते हैं। जैसे देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता क्या है? आवर्तकाल। एक कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है कहलाती क्या है? तो आवर्त कहलाती है। आवर्त का अगर पूछे आवर्त हो या आवर्त हो, कोई दिक्कत नहीं। आवर्त का ऐसा मात्रक पूछे हर्ट्ज होते हैं,
हर्ट्ज बोलते हैं इसको। अगर आपसे पूछे सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले तंत्र का आवर्तकाल निर्भर करता है, तो बल नियतांक पर निर्भर करता है। किस पे? बल नियतांक पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए सरल आवर्त गति में गतिशील कण की महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान क्या होता है? तो 0 होता है। देख रहे हैं, आवर्तकाल निर्भर करता है तो किस पे? बल नियतांक पे, मतलब बल नियतांक पे। और अगर पूछे विस्थापन पर त्वरण का क्या मान होगा तो 0 होता है। ठीक है। मान लीजिए झूला झूलते कोई व्यक्ति, झूला झूलता है कि नहीं, झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्त जो है घट जाएगा। मान लीजिए झूला झूल रहा है, अचानक खड़े हो जाइए तो आवर्त घट जाएगा, है ना। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाता है तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झूला झूल रहे हैं, उस पर 2 व्यक्ति बैठ जाइए तो झूला में कोई अपरिवर्तित नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। यही खड़ा हो जाने पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, रुक जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए, एक खोखले गोलक में पारा भरा हुआ है, इसमें से आधा पारा को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा, है ना। एक खोखले गोलक में अगर मान लीजिए पारा भरा हुआ है, उसको आधा निकाल दीजिए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक दोलन करते समय लोलक की स्थिति ऊर्जा कहां पर अधिक होगी? तो आप याद रखिएगा, चरमावस्था पर होगा। कहां होगा? चरमावस्था पर होगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। कितना प्रतिशत? 2% बढ़ जाएगा। मान लीजिए किसी पंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, √2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो √2 गुना बढ़ जाएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन, बीमीए सूत्र, जिसे डायमेंशन फार्मूला कहते हैं, जो कि मैं एक बार पढ़ा चुका हूं छोटे से पार्ट में, अब थोड़े बड़े से पार्ट में पढ़ाऊंगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें से 1 से 2 नंबर निश्चित है, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, जिसमें तैयारी कर रहे हैं वो सभी एग्जाम में, बिहार एसएससी हो, सब में पूछता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको विश्वास नहीं तो प्रीवियस ईयर पलट के देखिएगा, जरूर मिलेगा आपको। तो बीमीय सूत्र कहने का मतलब होता है डायमेंशन फार्मूला। इसे बीमीय सूत्र भी बोला जाता है, बीमा भी बोला जाता है, तो दिक्कत ना हो, ऑप्शन में आए तो टेंशन ना लेंगे। तो जैसे ही बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की बीमीय सूत्र की बात करें तो हम कैसे याद करेंगे? तो याद रखिएगा, एम है तो एम पे अगर मान लीजिए कोई घातांक नहीं है तो 0 घातांक मान लेना है। एल पे 2 घातांक है, मतलब एल इंटू एल होगा, ये ध्यान रखिएगा, 2 एल होंगे। और अगर टी है तो टी पे भी एक 0 होगा। तो यही सूत्र है। और इसी को क्या हुआ है कि एम एल टी कर दिया है, एल पे 2 घातांक लगा दिया है क्योंकि 2 है, तो ऐसे ही याद कर लेंगे। तो क्षेत्रफल पे अगर पूछे बीमीय सूत्र क्या होते हैं तो एम एल 2 घातांक लगा दिए और टी लिख दीजिएगा, तो एम एल 2 टी बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 पावर हो गया ना। आयतन का अब देखिए, आयतन का भी बात करते हैं तो आयतन में भी देखिए एम है तो इस पे कुछ घातांक नहीं है तो इस पे 0 लगा देंगे। एल है तो एल पे 3 है तो मतलब एल इंटू एल होगा, 3 एल होंगे, याद रखिएगा। और टी पे भी कुछ नहीं तो टी 0 होंगे। तो ये भी आपका बीमीय सूत्र आयतन का है। तो कैसे बोलिएगा? एम एल 3 घातांक टी होंगे, ठीक है। नहीं तो आप कैसे बोलिए? एम एल 3 टी बोल दीजिएगा, याद हो गया। चलिए अब बात करते हैं घनत्व की, बात करते हैं। याद हो रहा है कि नहीं ये बताइएगा, क्या ये आपको याद हो रहा है, माइंड में छप रहा है, नहीं छप रहा है, बताएंगे जरूर। घनत्व की बात करें, मैट्रिक्स से नहीं पढ़ाना पसंद करता है, ये जान लीजिए। घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व की बात करें तो घनत्व में भी आपको याद रखिएगा क्या होगा? एम होगा, ठीक है, एम होगा, एम पे 0 होंगे, एल है -3 है, याद रखिएगा, और टी होगा। ये भी उस जो है आप अपने तरीके से कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ऐसे ही बांटा जाता है। लेकिन अब इतना करूंगा तो लंबा चला जाएगा वीडियो, जो कि मैं नहीं चाहता, तो आप ध्यान रखिएगा। तो बस आप याद रखिए कि जैसे ही घनत्व के बीमीय सूत्र पूछे तो एम एल -3 कर दीजिएगा और टी लगा दीजिएगा। तो याद रखिएगा घातांक कितना होगा? -3 होगा। किस पे? एल पे। एम पे 0 है, टी पे 0 है, क्योंकि इस पे कोई घातांक नहीं है, क्योंकि हम पूछ रहे हैं घनत्व। तो बीमीय अगर पूछे घनत्व का बीमीय सूत्र पूछे तो एम एल -3 टी बता दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं विशिष्ट गुरुत्व का। विशिष्ट गुरुत्व की अगर बात करें तो हम बताएंगे एम एल टी बता देंगे। क्या बता देंगे? एम एल टी बता देंगे। तो जैसे ही एम एल टी की बात करेंगे तो विशिष्ट गुरुत्व का बात करते हैं। तो विशिष्ट गुरुत्व का मतलब होता है कि एम पे 0, एल पे 0, टी पे 0, मतलब विशिष्ट गुरुत्व का अगर बीमीय सूत्र है तो क्या है? एम एल टी है। तो एम एल टी बता दीजिएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए चाल का अगर बीमीय सूत्र पूछ रहा है, चाल का बीमीय सूत्र मतलब बीमा पूछ रहा है या डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है, तो आप इस पर क्या है पता है?
m तो है ही, m0, L0 और t पे -1 घातांक है ही। तो याद हो गया होगा कि चाल का अगर पूछे आपसे तो चाल का क्या बताइएगा, चाल का बताएंगे ml तो होंगे, mlg होंगे और t पे -1 घातांक होंगे। चाल हो गए। बेग का याद रखिएगा, बेग का अगर पूछे बीमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला तो हम बताएंगे m0 L याद रखिएगा और t -1 घातांक बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए तनाव का अगर पूछे बीमीय सूत्र क्या होगा तो हम सबसे पहले बात mlg को लिख देंगे, ml लिख देंगे, उसके बाद t -2 घातांक लगा देंगे तो हो गया ml t 2 हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो याद रखिए, इसी को मैंने शुरू में ही बताया, m मतलब कुछ नहीं, अगर उस पर घातांक है तो 0 मान लेना है, l पे कोई नहीं है तो उसको 0 मान लेना है और t पे -2 घातांक तो है ही, बस ऐसे याद कर लेना है। बात करते हैं शक्ति की, तो शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति का अगर बीमीय सूत्र पूछे, डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो हम याद रखिएगा m मतलब कुछ पावर नहीं है, घातांक नहीं है तो 0 मान लेंगे, l पे है तो 2 लगा दीजिएगा, जो घातांक है घातांक लगा देना है, और t पे क्या है -3 घातांक है, बस इतना ही याद रखना है। तो जैसे ही शक्ति का बीमीय सूत्र पूछे तो ml2 याद रखिएगा, t -3 लगा दीजिएगा, यही हो गया बीमीय सूत्र। ठीक है, ये जो प्रतिबल देख रहे हैं इसका एक और नाम है जो कि आपको आगे चल के हम बताएंगे। तो प्रतिबल की अगर बात करें तो प्रतिबल में m है, l -1 होगा याद रखिएगा और t -2 होगा, इसमें दोनों में माइनस ही होंगे, l माइनस घातांक होंगे, t पे -2 घातांक होंगे याद रखिएगा, और m पे कुछ नहीं तो 0 मान लीजिए। बीमीय सूत्र यही तो है, तो प्रतिबल का बीमीय सूत्र m l पे -1 और t पे -2 होगा। अब देखिए चुंबकीय जो है फ्लक्स बोलते हैं इसको, चुंबकीय फ्लक्स जो होते हैं वो क्या होता है पता है, m l पे 2 घातांक लगा दीजिए, -2 घातांक लगा दीजिए t पे, और a हो जाता है इसमें एक्स्ट्रा लगता है तो a -2 लग जाता है इसमें भी। तो इसका अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो आपको याद रखना होगा ml तो फिक्स है, ml t तक तो फिक्स है, एक्स्ट्रा आपसे चुंबकीय फ्लक्स में क्या लगता है, a -2 घातांक लग जाते हैं। तो याद रखिएगा m पे 0, l पे 2, t पे -2 और a पे -2 लग जाते हैं, यही है आपका चुंबकीय फ्लक्स का जो है बीमीय सूत्र है। प्रेरकत्व क्या है, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व की अगर बात करें तो इसमें याद रखिएगा ml2 t पे -2 और a पे -2 ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो देखिए ये सेम है, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है और ये जो है आपका सेम ही है, याद रखिएगा। तो दोनों में से कोई आएगा तो आपको याद कर लेना है। अब देखिए प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध की अगर बात करते हैं तो ml2 t -3 और a -2 लगाए गए। तो जैसे ही प्रतिरोध की बात होगा तो आगे तो m तो फिक्स है, m पे कुछ अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो m मान लीजिए 0 है, l पे 2 है घातांक और t पे -3 घातांक हो गया। देखिए इस पे t पे -3 घातांक हो गया और a पे -2 घातांक हो गया, तो इसे हम कहेंगे प्रतिरोध का बीमीय सूत्र कहेंगे। किसके कहेंगे, प्रतिरोध का। तो जैसे ही प्रतिरोध का बीमीय सूत्र आएगा ना तो आप मान लीजिए हमको याद नहीं है तो t का -3 याद रखिए ना, t का -3, a का -2 याद रखिए और l2 तो है ही, याद हो गया, ठीक है। अब जैसे विभव विभवांतर की अगर बात करें तो इसमें भी पता है जो आप प्रतिरोध का है सेम उसी का है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि -1 लगता है, -2 की जगह पे -1 लग जाएगा। तो ml2 तो घातांक है, t -3 घातांक है, लेकिन यहाँ पे 2 के जगह पे -1 लगता है, a पे घातांक, याद रखेंगे। ये हो गया विभवांतर जो है विभव विभवांतर का। गुप्त ऊष्मा की अगर बात करें तो इसमें पता है इसमें कुछ नहीं है, ml l पे 2 है और t पे -2 है, तो गुप्त ऊष्मा का सूत्र है ये, ठीक है। अगर पूछे विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या लगता है, k लग जाता है। तो k लगता है, देखिए a और k ये सब जो है थोड़े थोड़े वर्ड आ जाते हैं, ये ध्यान रखना है, और आएगा भी, अभी और आते हैं लेकिन हम इतना ही याद करेंगे। जैसे विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो ml है 2 है, t पे -2 है और k पे -1 है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये विशिष्ट ऊष्मा का जो है आपका क्या है, बीमीय सूत्र है। अब पृष्ठ तनाव की बात करें, तनाव तो आप पढ़ लिए, अब पृष्ठ तनाव की बात करें तो सेम ही है, ml t -2 है, बस इतना ध्यान रखना है, ml t -2 है, ये जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए सन्निधता गुणांक का पढ़े थे आप, सन्निधता गुणांक का क्या है, बीमीय सूत्र, तो ml तो है -1 है और t पे -1 है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है सन्निधता गुणांक है, ये आप जान गए। अब आपसे पूछे जड़त्व और घूर्णन का जो है क्या पूछेगा, बीमीय सूत्र, तो ये बहुत सिंपल है, ml2 बस m0 l2 याद रखिएगा, l इंटू l है ना। तो ये आपका जड़त्व घूर्णन। अब घनत्व का अगर बात करें तो घनत्व का भी ml3 लिख दीजिएगा, ml3 ठीक है, ml3 घातांक है, ये सब याद रखेंगे। आवृत्त का बहुत कम होता है, -t1 होता है, -t1 घातांक -1 लगता है t पे, ठीक है। आवर्त का बल का अगर बीमीय सूत्र पूछे तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, mlt तो लगाएंगे, -2 जो है घातांक लगा देंगे, ये हो गया। भार अगर पूछे, घातांक मतलब पावर जो उसके ऊपर है,
है ना, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। भार की अगर बात करें तो भार का मतलब होता है ml(t-2) होता है। देखिए जिनका साइंस है वो तो जान ही रहे हैं, जिनका नहीं साइंस का क्वेश्चन आता है एनटीपीसी में उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ठीक है, तो भार का अगर पूछे, ठीक है, भार का अगर पूछे आपको विमेय सूत्र तो बताएंगे ml(t)(2) बता दिएगा। t(-2) क्या है, घातांक है, ये आप जान गए। दाब की अगर बात करते हैं तो दाब की अगर बात करें तो दाब का इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि m तो है ही, l तो है ही, -1 तो घातांक लगेगा ही, लेकिन t(-2) भी घातांक लगेगा दाब में। तो दाब का विमेय सूत्र याद हो गया होगा। अगर कार्य का विमेय सूत्र अगर पूछ रहा है तो कार्य का भी क्या होता है पता है, ml(2) पे घातांक लग जाते हैं और t पे भी -2 घातांक लग जाता है। ये हो गया आपका कार्य का विमेय सूत्र। अब कार्य है तो ऊर्जा भी पढ़िए, तो ऊर्जा का क्या होता है कि m तो है लेकिन l पे -2 घातांक लगते हैं और t पे 2 लग जाता है, बस इतना ही जान लीजिए। कार्य में थोड़ा सा अंतर है कि l पे 2 है लेकिन t पे -2 लगेगा कार्य में, ठीक है, घातांक जो चढ़ेगा। लेकिन ऊर्जा जैसे ही पढ़ाइएगा, ऊर्जा का विमेय सूत्र पूछेगा तो m l तो है लेकिन l पे -2 घातांक है और t स्क्वायर है, ठीक है, ये आप जान गए, मतलब 2 घातांक है। आवेग की अगर बात करें तो आवेग में पता है m तो है, l है, t पे -1 होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही आवेग की बात करें तो संवेग एक ही है, संवेग का भी वही हाल है जो आवेग सूत्र देख रहे हैं, आवेग का विमेय सूत्र देख रहे हैं। तो आवेग हो या संवेग हो अगर आएगा तो ml t पे -1 घातांक लगा दीजिएगा, ठीक है, ये आप जान गए। अब देखिए आप इसमें प्लांक नियतांक की बात करें तो इसका मैंने शुरू में ही बताया था, जिसमें ml2 होगा, t-1 होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो इसका भी विमेय सूत्र आपको हम पढ़ा चुके हैं शुरू में, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। त्वरण की भी बात करते हैं तो त्वरण का मैं पढ़ा चुका हूँ, त्वरण दो ढंग से होगा। कैसे, देखिए ml(t)(2) तो होगा, 2 घातांक होंगे और इसके बाद l(t-2) भी होगा, याद रखिए। तो इन दोनों में से एक भी हो सकता है, नहीं तो दोनों दे सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। बल अघूर्णन की बात करें तो इसमें भी बल अघूर्णन जैसे ही आएगा तो बल का भी सेम ही था, लेकिन बल अघूर्णन लगने के कारण 2 तो लगता है लेकिन t-1 लग जाता है, बस इतना ही है, सेम ही है। अब देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की बात करें तो इसमें पता है सबसे बाद में बहुत, अब देखे होंगे पहली बार कि -1 जो है m पे लगा हुआ है घातांक और l पे 3 लगा हुआ है और t पे -2 लगा हुआ है, ये जो है थोड़ा सा यूनिक है। तो जैसे ही इस तरह का आएगा विमेय सूत्र का तो याद रखिएगा वो गुरुत्वीय नियतांक की बात करेगा, ठीक है। अब कोणीय संवेग के बारे में पढ़ा चुका हूं जिसमें सिर्फ ml2 घातांक लगे और t पे -1 लगेगा, तो ये हो गया कोणीय संवेग का जो है क्या, विमेय सूत्र। अब आयतन का प्रत्यास्थता गुणांक अगर पूछे तो ये भी जो है याद रखिएगा ml-1 लगता है और t-2 लग जाता है, ठीक है। अगर पूछे संवेग परिवर्तन का दर कितना होता है तो ml(t-2) होता है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर। अब देखिए इसमें बात करते हैं, इसमें फास्ट याद करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं किसी चीज़ का नहीं करेंगे, अरे वाह इतना सारा चीज़ है जो कि हम चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आगे ये पढ़ लेते हैं ना, इससे सवाल ज़्यादा पूछता है। तो ऐसा मात्रक तो याद करवा दूंगा उस शॉर्ट वीडियो में देखे जब मुक टेस्ट। चलिए ये देखिए डायनमो जो उपकरण है वो क्या ऊर्जा रूपांतरित करता है, तो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन, डायनमो। विद्युत मीटर क्या करता है, तो विद्युत मीटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जैसे ही डायनमो की बात होगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, विद्युत मीटर जो है आपको विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, ठीक है। विद्युत बल्ब, जो बॉल देखते हैं आप, सोचिए बॉल देख रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है। कौन, विद्युत बल्ब, आप देख रहे हैं। अगर विद्युत सेल की बात करते हैं, सेल मतलब बैटरी, विद्युत सेल की अगर बात करते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित करता है, ठीक है। सोलर सेल को अगर बात करें तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो सौर ऊर्जा आपके घर में होता होगा, सबके घर में अभी लगता है आजकल, गांव में तो पक्का। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित करता है, उसे सोलर सेल के माध्यम से, उपकरण सोलर सेल है, याद रखेंगे। अगर माइक्रोफोन की बात करें, माइक्रोफोन जो उपकरण है वो क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन, माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर चेंज हो जाता है, लाउड स्पीकर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन याद रखिएगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है।
फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करेगा। प्रकाश जो है आप देख रहे हैं, लाइट मतलब लाइट जो है वो विद्युत ऊर्जा में जो है क्या करता है, रूपांतरित करता है। कौन? फोटो इलेक्ट्रिक सेल के माध्यम से। ट्यूबलाइट जो है, याद रखिए ट्यूबलाइट जो आपके घर में है, हमारे घर में, आपके घर में है, तो याद रखिए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, अब ट्यूबलाइट क्या है, प्रकाश ही देता है। कैसे? विद्युत में लगाइएगा तभी, तो याद रखेंगे। मोमबत्ती की बात करें, मोमबत्ती आप जलाते होंगे तो उसमें याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में जो है क्या होता है, रूपांतरित होता है। जैसे ही अगर पूछे रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में क्या होता है, जो है परिवर्तित होता है मोमबत्ती उपकरण से। ठीक है। इंजन की बात करते हैं तो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है। और सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार देख रहे होंगे तो सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। याद रखिएगा इंजन जो है, आप याद रखिएगा उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है रूपांतरित करता है। आप समझ गए, तो ये हो गया। अब देखिए ये सब सवाल आपसे पूछता है, उससे पहले हम चलिए बता देते हैं। जैसे देखिए वाई पूछ देता है कि वाई को बताइए, प्रतीक जो वाई है वो उसे क्या बोलते हैं, योटा बोलते हैं। जेड को क्या बोलते हैं, जेटा बोलते हैं। ई को क्या बोलते हैं, एक्सा बोलते हैं। पी को क्या बोलते हैं, पेटा बोलते हैं। टी को टेरा, जी को गीगा, एम को मेगा। ये सब आप याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन वो सब पूछता भी है। एम से मेगा, के से किलो, एच से हेक्टा, डी से डेका। ठीक है। वाई से एक्टो, देख रहे हैं ऊपर पढ़े थे, बड़ा वाला याद रखिए वाई रहेगा तो योटा, और छोटा वाला रहे तो युक्टा। याद रखिए छोटा वाला अगर मान लीजिए यहाँ पे दिखा देते, छोटा वाला जेड रहे तो जेप्टो, ए छोटा वाला रहे तो एटो, एफ छोटा वाला रहे तो फेक्टो, सॉरी फेम्टो बोलते हैं, सॉरी फेम्टो। और पी वाला रहे तो पीको, छोटा वाला पीको, यहाँ पे पेटा होता है। ठीक है, बड़ा वाला। एन छोटा रहे तो नैनो, और ये जो माइक्रो इसे बोला ही जाता है। ठीक है, यू जैसा आकार का रहेगा ना तो माइक्रो। एम जो है मिली, सी है सेंटी, और डी से डेसी। ठीक है, याद रखिएगा। और डी से डेका, याद हो गया होगा। तो ये सिंपल है घातांक। अब चलिए आगे, सबसे पहली बात कि हम इसका पढ़ लेते हैं। ये सब जो इंपॉर्टेंट कुछ है, जैसे 1 इंच को बोलते हैं 2.5 सेंटीमीटर, तो ये सब बाद में पढ़ेंगे। आगे हमको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आता है। ठीक है, ये आता है, हम चाहेंगे कि आप देख लें, सिर्फ सुनना है इसमें। ठीक है, जैसे ही बात करें भौतिक राशि की और बात करें मात्रक की, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, क्षमा चाहेंगे, इसे हम कर देंगे। तो जैसे ही भौतिक राशि या मात्रक की बात करें तो लंबाई का अगर पूछे भौतिक राशि क्या होता है, मात्रक क्या होता है लंबाई का, भौतिक राशि तो लंबाई है ही, इसका मात्रक पूछ रहा है तो मीटर बताइएगा। द्रव्यमान का अगर पूछे मात्रक तो किलोग्राम में बताइएगा। तो जैसे ही लंबाई का बात करेंगे तो हम बताएंगे मीटर में। लंबाई कैसे नापेंगे, मीटर में। द्रव्यमान की कैसे बात करेंगे, किलोग्राम में। समय सेकंड में। क्षेत्रफल का अगर पूछे मात्रक, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में जो है मात्रक है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल का पूछे तो वर्ग मीटर बता देंगे। आयतन का पूछ रहा है, द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का घन मीटर। देख रहे हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम और आयतन का घन मीटर, ये पूछता है। अब घनत्व का बताइए तो घनत्व का होगा किग्रा प्रति घन मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए घनत्व आ गया तो घन तो लगेगा, तो आप समझ गए, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो किग्रा प्रति घन मीटर ऐसे याद कर दीजिएगा। अब बेग की बात करें तो बेग में क्या होता है ना, मीटर प्रति सेकंड दोनों लगते हैं, मीटर तो लगेगा ही और प्रति सेकंड भी होगा। चाल का अगर मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड ही होगा, जो बेग का होगा वो चाल का होगा, ये याद रखेंगे। अगर बल का पूछे तो बल का न्यूटन हम जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, बल का न्यूटन। और त्वरण की बात करें, त्वरण में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। जैसे बेग और चाल का अगर देखते हैं तो मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन त्वरण में थोड़ा सा चेंज होगा कि सेकंड पे स्क्वायर लग जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कार्य की बात करें तो कार्य में देखिए बल में न्यूटन, तो कार्य में क्या होगा, न्यूटन मीटर या जूल कहेंगे इसे। तो कार्य का जूल भी होता है मात्रक और न्यूटन मीटर भी होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। ऊर्जा में तो ऊर्जा में सिर्फ जूल होगा। देख लीजिए बल का न्यूटन, कार्य का अगर पूछे तो न्यूटन मीटर तो होगा ही, जूल भी हो सकता है मात्रक, लेकिन ऊर्जा में जूल होगा, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन दूर कर लिए। अब शक्ति की बात करते हैं तो ऊर्जा से ही तो शक्ति की बात हो रही, तो जूल तो लगेगा ही, लेकिन प्रति सेकेंड या उसे स्पेशल वाट बोलते हैं। तो जूल प्रति सेकेंड अगर बोले तो शक्ति का मात्रक है, नहीं वाट बोले तो जो है शक्ति का मात्रक है। अब दाब की बात करते हैं तो दाब का मात्रक पास्कल, दाब का मात्रक
पास्कल, आप जानते हैं पास्कल ऐसे बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। और ताप का मात्रक बोले केल्विन। केल्विन कैसे इंडिकेट करते हैं आप जानते हैं, तो ताप का मात्रक अगर पूछे तो आप बताइएगा केल्विन। अब देखिए ऊर्जा हो तो ऊर्जा है तो उष्मा भी है, ऊर्जा का मतलब उष्मा भी, तो जूल ही होगा, बात खत्म। तो आप याद कर लीजिए कि न्यूटन, बल की बात करें न्यूटन, ऊर्जा की बात करें तो जूल, और कार्य का बात करें तो न्यूटन मीटर तो होगा, जूल भी होता है, एक ही है। बल, कार्य, ऊर्जा सब एक ही है, शक्ति एक ही है, ठीक है, उष्मा एक ही है ना। तो इस सब में जूल का ज्यादातर टिक लगा के आ जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए जूल और न्यूटन मीटर, यही दो तो ऑप्शन है, याद रखेंगे। जिसमें पावर की बात होगी, ताप की बात होगी तो इसमें केल्विन बस लगा देना है, ये आप जान गए। अब विशिष्ट उष्मा की बात करें, देखिए उष्मा तो था जूल, तो विशिष्ट उष्मा में भी क्या होगा, जूल ही होगा। लेकिन जूल तो होगा ही, लेकिन इसमें जूल प्रति किग्रा प्रति के होगा, केल्विन के रूप में बदल देता है, याद रखिए विशिष्ट उष्मा। अब गुप्त उष्मा तो जूल तो होगा लेकिन प्रति किग्रा होगा, देख रहे हैं, उष्मा का मतलब ही जूल, आप जान गए। अब विशिष्ट उष्मा हो या गुप्त उष्मा हो तो उसमें जूल तो लगेगा ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि प्रति किग्रा प्रति के हो जाएगा, और गुप्त उष्मा में जो है आपका याद रखिएगा जूल प्रति किग्रा हो जाएगा, ठीक है। अब परम ताप की बात करते हैं तो परम ताप में केल्विन से इंडिकेट करते हैं, केल्विन होता है मात्रक, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब विद्युत धारा की बात करें, जैसे ही विद्युत धारा होगा इसका मात्रक होगा एम्पियर, ये 100% होगा। अब विद्युत धारा पढ़ रहे हैं तो विद्युत शक्ति पढ़िए, तो विद्युत शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति किसमें, किलोवाट घंटा में। अब प्रतिरोध अगर बात आ जाए, विद्युत धारा अगर पूछे तो हम बताएंगे एम्पियर, और विद्युत शक्ति पूछे तो किलोवाट घंटा, और विद्युत प्रतिरोध पूछे तो ओम लगा दीजिएगा, क्या बोलिएगा, ओम। ओम अगर आ जाए तो मतलब विद्युत प्रतिरोध। अब विद्युत आवेश अगर पूछे तो कूलाम, क्या बताएंगे, कूलाम, याद रखिएगा। अब विद्युत विभव पूछे तो वोल्ट, ठीक है। अगर विद्युत धारिता पूछे तो फैराड। अब विद्युत ध्वनि त्वरित जो है तीव्रता बोले तो डेसिबल। आवृत्ति पूछे तो हार्टेज। तो आगे सबसे पहली बात इसे याद कर लीजिए, किसे, इसे देखिए बता देते हैं। विद्युत धारा जरूरी है तो विद्युत धारा का याद रखेंगे मात्रक एम्पियर। विद्युत शक्ति जैसे ही लगेगा किलोवाट घंटा में बदल जाएगा। विद्युत प्रतिरोध पूछेगा तो ओम में बदल जाएगा, याद ओम मात्रक हो जाएगा, हम बस याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। विद्युत आवेश अगर हो तो कूलाम हो जाएगा। विद्युत विभव हो तो याद रखिए वोल्ट हो जाएगा, मतलब इस सब का मात्रक हो जाएगा। विद्युत धारिता का अगर मात्रक पूछ दे तो फैराड हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता का अगर पूछे तो डेसिबल में हो जाएगा। तो ये सब जो है आपका जो है मात्रक है। आवृत्ति का तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हार्टेज, एडजेड भी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तरंग दैर्घ्य की अगर बात करें, इसका तरंग दैर्घ्य का पूछता है, तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक पूछे तो एंगस्ट्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगस्ट्रम बोलेंगे। अगर पूछे समुद्र की गहराई तो फैदम, क्या बोलेंगे, समुद्र के गहराई को फैदम बोलते हैं। अगर पूछे तरंग लंबाई पूछे तो मीटर। पराध्वनिक तरंग बोले मतलब पराध्वनिक गति बोले, सॉरी गति बोले तो मैक, ठीक है। तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो गॉश, अब पराध्वनिक गति का बात करें तो मैक, याद रखेंगे। अब देखिए ज्योति तीव्रता की बात करें और ज्योति फ्लक्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो ज्योति तीव्रता की बात होगी, तीव्रता मतलब उसमें आपको चलने में तीव्रता मान के चलिए, ऐसे दिमाग में रखिए। तो ज्योति तीव्रता की अगर बात करें तो कैंडेला। ज्योति फ्लक्स की बात करें तो हम बताएंगे ल्यूमेन। तो जैसे ही फ्लक्स लगे तो ल्यूमेन लगा दीजिए, जैसे तीव्रता की बात होगी कैंडेला लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं। अब जैसे ज्योति फ्लक्स में हम ल्यूमेन का इस्तेमाल किए, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में हम क्या करेंगे कि इसमें वेबर या मैक्सवेल का बात करेंगे। तो मैक्सवेल क्रिकेटर तो याद नहीं रखिए, मैक्सवेल और वेबर जो है इसका मात्रक है किसका, चुंबकीय फ्लक्स का। अब देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचिए याद कैसे करेंगे। जैसे ज्योति तीव्रता आता है तो कैंडेला लगाते हैं, ज्योति फ्लक्स आता है तो ल्यूमेन लगाते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स है और चुंबकीय तीव्रता भी होगा, चुंबकीय प्रेरणा भी होगा। ये तीन इंपॉर्टेंट है, तीन में से एक पूछ देता है। जिसमें चुंबकीय फ्लक्स के बारे में ज्यादा पूछता है तो वेबर बताइएगा, नहीं तो मैक्सवेल मात्रक होता है। अब चुंबकीय तीव्रता की बात करता है तो ये जानते हैं टेस्ला, और ये इतना बार ये पूछा है टेस्ला चुंबकीय तीव्रता से कि बहुत लोग गलत करके आए हैं। जिनका साइंस वो तो अलग बात है, जिनका नहीं है वो बता रहा हूँ, इसलिए याद कर लीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स याद कर लिए, चुंबकीय तीव्रता याद कीजिए, और चुंबकीय प्रेरणा गॉश। और गॉश एक और था, किसका था बताइएगा, मात्रक ऊपर पड़े थे चुंबकीय क्षेत्र का। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र हो, चुंबकीय प्रेरणा हो, एक ही है गॉश, याद हो गया। अब चलिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करें तो इसका जो है जैसे ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात होगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। विभवांतर का वोल्ट आप पढ़े थे, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का अगर पूछे तो वार में इंडिकेट करते हैं, आप पढ़े होंगे वार, ठीक है। वार डांस वाला वार नहीं, वार
ठीक है, वायुमंडलीय दाब। क्षमा चाहेंगे अगर मेरी बात से बुरा लगे तो, लेकिन याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बोल देता हूं। संवेग की बात करें तो न्यूटन सेकंड। संवेग का अगर पूछे मात्रक तो न्यूटन सेकंड बताएगा। लेंस की क्षमता ये पूछता है, याद रखिएगा, तो डाईऑप्टर बताएंगे। तो जैसे ही लेंस की क्षमता की बात करेगा तो डाईऑप्टर लगाएंगे। पृष्ठ तनाव की बात करेगा तो न्यूटन प्रति मीटर बता देंगे। और जड़त्व अघूर्णन की बात करेगा तो किग्रा वर्ग मीटर बता देंगे। और शून्यता के अगर पूछे तो आप बताइएगा न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर बता दीजिएगा, मी स्क्वायर लगा दीजिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये होता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जरूर लगाइएगा। खगोलीय दूरी अगर पूछे तो प्रकाश वर्ष, जैसे ही खगोलीय दूरी हो या दूरी हो प्रकाश वर्ष होते हैं। ठोस कण की बात करें तो ठोस कण का होता है स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन होते हैं। और तलीय कोण का अगर बात करें तो हम बताएंगे रेडियन, और कोणीय वेग का पूछे तो रेडियन प्रति सेकंड होगा। ये हो गया आपके एसआई मात्रक, जो बोलिए मात्रक था, याद हो गया होगा। ये इंच वाला आप खुद याद कर लिएगा जरूर। देखिए इसमें कुछ मैं बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए। तो मात्रकों का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन कैसे होता है ये जरूरी है। जैसे देखिए मान लीजिए 1 इंच आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 इंच जो देख रहे हैं इसमें 2.54 सेंटीमीटर में हो जाता है। 1 गज को अगर बदलना है तो कितना बदलेगा, 0.91 मीटर में। तो इस तरह से तो होता ही, लेकिन आपको चलिए हम याद दिलाते हैं कैसे। चलिए कैसे बदलेगा, देखिए ये चीज पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, याद रखिए फॉरेनहाइट में बदलना है तो क्या बताएंगे, 98.6 डिग्री, ठीक है। तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट पे हो जाता है। 37 डिग्री अगर मान लीजिए है सेंटीग्रेड पे तो फॉरेनहाइट में बदल जाता है। ये सवाल इतना बार पूछा है कि आपको याद होगा। जैसे ही -40 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेगा तो वैसे ही फॉरेनहाइट पे कितना होता है, 40 डिग्री फॉरेनहाइट होगा, याद रखिएगा, आपसे भूलिएगा मत। अगर मान लीजिए 40 फॉरेनहाइट है तो क्या हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा, ऐसे ही याद रख लीजिएगा। और सवाल देखिए 50 सेंटीग्रेड पे अगर है तो फॉरेनहाइट कितना होगा, 122 डिग्री फॉरेनहाइट होगा, ठीक है, ये जरा देखिएगा। अगर 32 फॉरेनहाइट डिग्री पे है तो क्या हो जाएगा, 0 सेंटीग्रेड पे हो जाएगा। तो इसी तरह -40 सेंटीग्रेड को याद रखिएगा, 40 फॉरेनहाइट है, माइनस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस तो सेंटीग्रेड है लेकिन ये 40 फॉरेनहाइट में हो जाएगा, 40 में हो जाएगा, माइनस को 40 में बदल दीजिए, F लगा दीजिए, ये हो गया। अब जैसे ये भी सवाल आपसे पूछता है कि एक अश्व शक्ति क्या है, तो 746 वाट का, इतना बार पूछा कि आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गए। और भी है जो कि आप देखिएगा PDF आपको दे देंगे, है ना। जैसे और भी पूछता है, जैसे कि वर्ग फुट पूछता है तो कितना होगा वर्ग मीटर, तो 0.094। अब जैसे ये वर्ग गज पूछता है तो 0.83 वर्ग मीटर, मतलब 83 वर्ग मीटर होते हैं, ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये पूछा हुआ है कि एक अर्ग बराबर कितना होता है, तो 10⁻7 जूल होते हैं। एक डायना बराबर होता है 10⁻5 न्यूटन होता है, याद रखेंगे। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।